हेलो एवरीवन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीदीप पिंगोले आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन से चालू किया था, तो इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे पार्ट देखे थे कि इकोनॉमिक्स का नाम कैसे आया है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन से साल में लिखी थी। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया था कि बर्थडे का एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि फंडामेंटल फैक्ट्स कौन से होते हैं इकोनॉमिक्स में। दो फंडामेंटल फैक्ट्स है, स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे स्केयर रिसोर्सेज का टू फुलफिल दो वर अनलिमिटेड वांट्स। उसके बाद में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, वो एक एग्जांपल लिया था कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट में है नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो हमने एग्जांपल देखा था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिटेल में देखा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को जो हमने देखा उसमें बहुत सारे मुद्दे थे। तो वो पॉइंट्स कौन से थे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हेवीली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो एंटरप्राइजेस के थियरीज वगैरह को इस्तेमाल करता है। उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक इन नेचर है। उसके बाद नॉर्मेटिव उसका नेचर है कि पॉजिटिव उसका नेचर है, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा था कि माइक्रो में हम किस चीज़ों की स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम किस चीज़ों की स्टडी करते हैं, इसको हमने देखा था। तो ऐसा करके हमने नेचर तक के हमारा पार्ट ओवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइडर। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्वाइट वाइडर है। इट कवर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजर और द फर्म्स फेस। There are two categories of business issues to which the economic theory can be directly applied, namely microeconomics applied to operational or internal issues, macroeconomics applied to environmental and external issues. Therefore, scope of business economics may be discussed under the above two heads. देखो, हमको स्टडी करना है स्कोप को, तो हम क्या करते हैं, तो वो स्कोप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट है इंटरनल इशू वाला, एक है एक्सटर्नल इशू वाला। इंटरनल इशू वाला पार्ट है, हमने पहले देखा प्रीवियसली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसकी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल इशू को माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ लेंगे और एक्सटर्नल इशू को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग, टोटल प्रोडक्शन और बहुत सारी बातें हमने उसमें देखी थी, इंटरेस्ट रेट, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसलिए तो हम सबसे पहले स्कोप को अंडरस्टैंड करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटरनल इशू को। इंटरनल इशू को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरफ से देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशूज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अप्लाई होता है कहाँ पे, ऑपरेशनल और इंटरनल इशू में। उसके बाद ऑपरेशनल इशू इंक्लूड्स ऑल दोज इशूज दैट arises within the organization and fall within the purview and control of the management. These issues are internal in nature. Issue related to choice of business and its size, production, decision, technology, factor, combination, prices, sales, promotion, financing, management, investment, inventory are few example of operational issues such as microeconomic theory deals in most of these issues. देखो ना, आप आपका एक धंधा चला रहे, आप आपका एक बिजनेस चला रहे, बिजनेस बोलेंगे। अगर आप आपका एक बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ों का हिसाब देखते हैं ना। अज्यूम कर लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आज, ठीक है, आप आज सीए बन ही गए। तो सीए बन गए, आपने क्या किया, आपका एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया। तो आप स्टार्ट से देखो, यार आज मैं सीए बन गया, मेरे को ऑफिस डालना है, तो इसके लिए जगह लगेंगी। आगे आपके पास में क्वेश्चन की जगह लगेंगी, तो जगह कहाँ पे होना सीए का ऑफिस एक ऐसी जगह होता है कि कैसी भी जगह वो हो सकता है, ठीक है। सीए के ऑफिस के लिए कोई लोकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। सीए के ऑफिस के लिए आपके ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड होना चाहिए, ये भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। लोकेशन डजेंट मैटर फॉर द ऑफिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहला जो प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो गया कि आपको लोकेशन का इशू नहीं आएगा। उसके बाद में यार ऑफिस तो बनाना है लेकिन घर वालों को पैसे नहीं मांगना है, इसका मतलब फाइनेंस हमको देखना पड़ेगा, हमारी सेविंग हमको देखनी पड़ेगी, कहीं से और पैसे मिलते क्या, बैंक देती क्या, दोस्त देते क्या, वो हमको देखना पड़ेगा, घर वालों से नहीं मांगना है, ठीक है। अगर नहीं जमा बाहर से तो ठीक है, घर वालों को मांग लेंगे, कोई बात है कि उसमें। तो ये है हमारा एक इशू फाइनेंस का। चलो, फाइनेंस का भी हमारा सॉल्व हो गया, लोकेशन का भी हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या कर लिया है, चलो ठीक है, हमारे पास में पैसे आ गए, अब हमको ऑफिस सेटअप करना है, फर्नीचर करना है, कंप्यूटर्स लेने हैं, सिस्टम लेने हैं, सॉफ्टवेयर लेने हैं। तो किससे लेना है हमको,
हमको कौन अच्छा सर्विस देगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। दीज आर द इश्यूज, इंटरनल इश्यूज। उसके बाद हमारा सब ऑफिस रेडी हो गया तो ऑफिस में स्टाफ भी तो रखने पड़ेंगे। तो स्टाफ कैसे होने चाहिए, विश्वासु व्यक्ति हमारे साथ में होने चाहिए जिसके भरोसे पे हम ऑफिस छोड़ के जा पाएँ, जिसको काम भी आना चाहिए, वो भी हमारे पास में इशू है। उसके बाद में हम नई नई प्रैक्टिस है तो उनको पैसे कैसे देंगे हम, तो सैलरी कैसे डिसाइड करना है वो भी हमारा इशू है। दीज आर द इंटरनल इश्यूज़, ठीक है। ये होने के बाद में फिर हमको क्या, प्रिंटिंग का बहुत हमारा मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रिंटिंग में भी बहुत पैसा जाता है। तो कागज़ कहाँ से लाना है, कौन से वेंडर से हमको कागज़ लाने पड़ेंगे, कौन से वेंडर से हमको सिस्टम्स लानी पड़ेंगी, ये हमको डिसाइड करना है। दिस इज़ द इंटरनल इशू। और सब हो गया, हमने स्टाफ भी रख लिया, काम भी हमारा चालू हो गया। तो हमारे क्लाइंट्स कैसे होने चाहिए, कौन से सेगमेंट में हमको जाना चाहिए, दैट इज़ द इशू। 5 साल में हमारी प्रैक्टिस कहाँ तक की जानी चाहिए, कौन से सेक्टर में बढ़नी चाहिए, दिस इज़ द इशू। तो ये सारे इश्यूज़ हमारे पास में होते हैं। वैसा ही बिजनेस में है, आप प्रोडक्शन में जाओ, आप ट्रेडिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इंटरनल इश्यूज जनरली आपके सेम ही रहेंगे। एक तो फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा, एक तो आपके एम्प्लॉय का टेंशन रहेगा, ऑपरेशनल जिसको हम बोलेंगे वो एक आपका इशू रहेगा, मार्केट का आपका इशू रहेगा। दीज आर द इंटरनल इश्यूज और जिनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे। तो उसमें यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है। ये तो हमारा ऐसा ही एक जनरल एनालिसिस हो गया कि ये हमारे इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें एक इशू देख लो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इसको हम देखते हैं। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्या है, डिमांड काय की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रैक्टिस के आगे डिमांड है क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रैक्टिस एरियाज जो है अभी वही एरिया आगे रहेंगे क्या। तो हमको किस चीज़ में हमारी प्रैक्टिस को डेवलप करना है ये हमको देखना पड़ेगा। डिमांड का एनालिसिस और फोरकास्टिंग हमको करना पड़ेगा। डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, स्टडी द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड्स सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, कंज्यूमर के टेस्ट और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या क्या है। तो ये डिमांड का एनालिसिस हमको करना है। डिमांड का एनालिसिस करना है यार, तो उसमें क्या बड़ी बात है। डिमांड का एनालिसिस कैसे करोगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वही तो है सबसे पहली बात। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कंज्यूमर का स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, और कॉम्पिटिटर हमारे कैसा काम कर रहा है वो भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद में डिमांड फोरकास्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर of factors which affects demands. Accurate forecasting is essential for the firm to enable it to produce the required quantity at the right time and to arrange well in advance for the various factor of production such as raw material, labor, machines, equipment, building, etc. Business economics provides the managers with the scientific tools which assist him in forecasting the demand. ठीक है, यही बात है कि डिमांड का एनालिसिस और फोरकास्टिंग हमको करना है। फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, देखो आप क्या करते हो, आपके जो दोस्त होते हैं, अरे यार इसको ना 10th में कुछ अच्छे मार्क नहीं थे, पुराना उसका ऐसा ही था, तो मेरे हिसाब से आगे भी वो कुछ ज़्यादा अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा आप एक फोरकास्ट करते हो। फोरकास्ट कैसे किया आपने, तो उसका पास्ट देख करके आपने फोरकास्ट किया। तो वैसा ही है कि कोई भी बिजनेस कैसे चलेगा, तो पास्ट में वो बिजनेस कैसे चला या फिर कॉम्पिटिटर बिजनेसेस पास्ट में कैसे चले वही आप देखोगे और उसका फोरकास्टिंग करोगे। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पास्ट में कैसे चला वो आप देखोगे, उसका ट्रेंड देखोगे और वो फ्यूचर में कैसे चलेगा वो आप फोरकास्ट करोगे, ठीक है। तो वो है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। The production theory explains the relationship between the inputs and output. A business economist has to decide the optimum size of output given the objectives of the firm. He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. Production analysis enables the firm to decide on the choice of the appropriate technology and selection of least cost input mix to achieve technically efficiently way of producing output given the inputs. Cost analysis enables the firm to reorganizes the behavior of the cost when variables such as output, time period and size of the plant changes. The firm will be able to identify ways of maximize profit by producing the desired level of output at the minimum possible cost. ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में हमको क्या देखना है, एकदम सिंपल बातें देखनी है कि प्रोडक्शन हमको कैसे करना है और कॉस्ट एनालिसिस हमको कैसे करना है। ये बात मैंने आपको भी बताई थी। ये जो हम दे रहे, ये हमारा जो पेन था, ये पेन
बाकी लोगों को रॉ मटेरियल 2 रुपये में पड़ रहा है, हम पौने 2 रुपये में लेके आ रहे हैं, तो 0.25 पैसों का हमारा फ़ायदा हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब अनड्यू कॉस्ट, ये इसको अनड्यू कॉस्ट नहीं बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे कि बेस्ट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर्स 2 रुपये में ला रहे हैं तो हम पौने 2 रुपये में परचेस कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस। तो ये हो गया। तो कॉस्ट एनालिसिस हमने किया कि ऐसा ऐसा क्वालिटी का मटेरियल 2 में आ रहा है, ये हमको पौने 2 में मिल गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एक। उसके बाद कॉस्ट में और देखेंगे कि मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, तो हमको कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लाने हैं, किस किस हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स लाने हैं, कौन से वेंडर्स से हमको कौन सा प्रोडक्ट लाना है, इसको भी हम प्रोडक्ट मिक्स बोल सकते हैं। वेंडर कैसे चूज़ करना है, एक कॉम्बो हम इससे लाएंगे, एक उससे लाएंगे, ताकि हमको वो सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मिक्स भी हम देखेंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन कैसे करना है, लेबर हमको मशीन लगानी है या फिर हमको मैन्युअल लेबर से प्रोडक्शन कराना है ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए, तो ये भी हम एक एनालिसिस करेंगे। तो ये प्रोडक्शन और कास्ट का एनालिसिस हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल बातें हैं, ये सारे ही लोग करते हैं और करना ही पड़ता है, अगर ये नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा बिजनेस चलाना। तो डिमांड एनालिसिस हमने कर लिया कि डिमांड उस प्रोडक्ट की है क्या। उसके बाद में हमने प्रोडक्ट का और उसके कॉस्ट का एनालिसिस किया। तो उसके बाद में हमको देखना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है, तो देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एरिया पर्टेन्स टू द रूल ऑफ द फर्म कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग inventory in the firm with the work in progress, raw material and finished goods. Inventory policies affects the profitability of the firm. Business economics uses the methods such as ABC analysis, simple simulations, exercise and mathematical models to help the firm maintain optimum स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। देखो ये जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट वगैरह है ना, ये कॉस्ट वगैरह सब आपको आईपीसीसी में, मतलब सी इंटर में आपको ये सब है। तो इन्वेंट्री एक्चुअल हमको उसमें कॉस्टिंग में उसको निकालना है कि हमारी कॉस्ट कितनी चल रही है, और सी फाइनल में तो आपको सभी आ जाएगा कि एक्चुअल इसको हमको कैसे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम थ्योरी बार देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, तो आप तो कुछ नहीं, चलो अभी सस्ता मिल रहा तो हम खरीद के रख लेते, और ठीक है भाई खरीद के रख ले, लेकिन वो तो खरीदने के लिए तेरे को पैसा लगा, उस पैसे की तेरे को इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट को भी तो तेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि कितना हमको लग रहा। उसके बाद में वो तो तेरे गोडाउन में डाल करके रख रहा, तो वो गोडाउन में स्टोरेज कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान ले, अगर तूने उतना बल्क में परचेज नहीं किया था तो तेरी गोडाउन की जो स्पेस है वो गोडाउन की स्पेस खाली रहती थी, तेरा गोडाउन तो रेंट पे दे सकता था, तो वो रेंटल इनकम तेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, तो उसको भी तेरे को लेना पड़ेगा। तो वो पे अगर तूने वो माल खरीद करके गोडाउन में रख लिया तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा उसका करना पड़ेगा, अगर क्लाइमेट कंट्रोल का भी उस पर ऊपर फर्क पड़ता होगा तो उसका डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, ये सब अज्यूम करने के बाद आप देखोगे कि वेदर टू परचेज इन बल्क क्वांटिटी टुडे और नॉट, भले ही वो आज आपको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आज सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आप उसको पालोगे 6 महीने, 6 महीने पालने के बाद में उसकी कॉस्ट से तुलना आप कितना पड़ता है, या फिर 6 महीने में इवेंचुअली आप थोड़ा 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 परचेस करते जाओ, वो देख लो, ठीक है। जो आपको बेटर लगेगा, जो ऑप्टिमम लगेगा उसको हम ऑप्टिमम बोलते हैं, तो जो ऑप्टिमम रहेगा उसको हमको करना है। तो वैसा ही इन्वेंटरी मैनेजमेंट। उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। तो मार्केट स्ट्रक्चर में देखो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन व्हिच द फर्म्स हैव टू फेस. This helps in determining the degree of market power which the firm commands and the strategies to be followed in the market management under the given competitive conditions such as product design, product marketing. Pricing theory explains how the prices are determined under the different kinds of market conditions and assist the firm in framing the suitable pricing policy. Price policy समझ गए, बहुत सिंपल है मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसी। कि मार्केट का आप स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि आपको क्या करना है, अल्टीमेटली मार्केट में ही तो जाकर के कंपटीशन देनी है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको आपकी जो सप्लाई चेन है वो कैसे रखनी पड़ेगी, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सारे कंज्यूमर के पास में जाओगे, या फिर आप डायरेक्टली रिटेलर्स के पास में जाओगे, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके जाओगे, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाओगे, ये सारा मार्केट का स्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्राइसिंग का भी देखना पड़ेगा, कंप्यूटर कितने का बेच रहा है, कौन से क्वालिटी का माल बेच रहा है, कौन सी सर्विस वो दे रहा है, कितने रुपए में दे रहा है, उसकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है, टाइम फ्रेम कैसा है, ये सारा एनालिसिस आपको करना है और प्राइसिंग भी डिसाइड करनी है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो और प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन पे। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ द एडवांस टूल सच एज लिनियर प्रोग्रामिंग इनेबल्स द फर्म टू अराइव द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सी फाइनल में मिलेगा।
सीए फाइनल में एक कॉस्टिंग के साथ में एक छोटा सा जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट आता, तो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग आपको है, वो उसमें ग्राफ वाला भी आता, और वो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको ऐसे डब्बे डब्बे बनाने पड़ते। हमारे सर उसको चिड़ियों का घोंसला या चिड़ियों का कुछ घर बोलते थे, तो वैसा एक था वो लीनियर प्रोग्रामिंग। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या है तो हम देखेंगे, ये लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत एडवांस, बहुत अच्छी टूल है वो, और वो अगर प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ गया है, ईजी है, कंसेप्चुअल है, ईजी नहीं है, कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो मान लो आपको उतने मार्क्स आपके फिक्स हो गए सी फाइनल में। तो अगर वो क्वेश्चन आया तो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। तो रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या है तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग एक टूल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेट हमको कैसे करने हैं ताकि हमको ऑप्टिमम उसकी कॉस्ट पड़े या फिर हमको वो इकोनॉमिक पड़े। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है ये भी एक हमारा स्कोप है। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट द फर्म हैज़ टू carefully evaluate the investment decisions and carry out a sensible policy of capital allocation. Theories related to capital and investment provide scientific criteria for choices of investment projects and in assessment of the efficiency of the capital. Business economics supports decision making on allocation of scarce capital among the competing uses of funds. समझ गए ये थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल कितना लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसके जो डिसीजन है उसकी ये बात है। For maximizing its profit, the firm has to carefully evaluate its investment decision and carry out sensible policy of capital allocation. Theories related to capital and investment provide scientific criteria for choices of investment projects and in assessment of the efficiency of capital. समझ गए। बिजनेस इकोनॉमिक सपोर्ट डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स कैपिटल अमंग द कॉम्पिटिटिव यूजेस ऑफ फंड। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन हमको कैसे लेना है। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम जो कैपिटल लगा रहे हैं तो हमको उस हिसाब से रिटर्न तो लगेगा ही। तो इसीलिए हमने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इंटरवल्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, या फिर वन टाइम हमको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो ये हमको डिसीजन प्रॉपरली लेना है, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम तो प्रॉफिट एनालिसिस में। तो प्रॉफिट एनालिसिस में हम क्या देखेंगे तो प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन, प्रॉफिट एनालिसिस में क्या तो प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू changing prices and market conditions. Profit theory guides the firm in measurement and management of the profit under conditions of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful in future profit planning. प्रॉफिट का एनालिसिस तो करना ही। देखो सबसे पहले किसी को भी बोला कि चलो यार अपन बिजनेस करते हो, सबसे पहले बोलता है कि प्रॉफिट कितना है, यही है प्रॉफिट का एनालिसिस। प्रॉफिट का एनालिसिस हमको करना ही पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट क्या रहेगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या प्रॉफिट रहेगा। अब ये लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कैसा प्रॉफिट रहेगा, कोई सीजनल बिजनेस है तो सीजन पीरियड में क्या प्रॉफिट रहेगा, जो नॉन सीजन पीरियड होता है उसमें कैसा प्रॉफिट रहेगा, अगर कॉम्पिटिटर आए तो हमारा प्रॉफिट में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, या फिर हमको प्रॉफिट की मार्जिन क्या रखनी पड़ेंगी इन केस ऑफ कॉम्पिटिटर्स अराइवल। तो ये बातें हमको प्रॉफिट एनालिसिस में देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। बिजनेस फर्म जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। समझ गए। एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हेल्प्स द बिजनेसेस फर्म in arriving at efficient decision and in formulating the plans on the basis of the past data, current information and future predictions. समझ गई है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, क्या क्या रिस्क हो सकती है ये तो एनालिसिस हमको करना ही है। हम बिजनेस डाल रहे तो नहीं भाई बिजनेस हमारा अच्छे चलेगा, इसमें कोई रिस्क है नहीं, कुछ नहीं है, इन्वायरमेंटल रिस्क कुछ भी नहीं है, खुद आओ ईमानदारी से धंधा करो और सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा नहीं होता। हमको रिस्क का एनालिसिस करना पड़ेगा। कोविड की ऐसी सिचुएशन आएंगे, ऐसा लॉकडाउन आएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वैसा ही है। वो ऐसा अगर हुआ तो हमारे पास में कुछ बैकअप, डिज़ास्टर रिकवरी उसको बोलते, तो डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट या डिज़ास्टर रिकवरी प्लान DRP ऐसा उसको बोलते, तो वो हमारे पास में है क्या वो भी हमको देखना पड़ेगा, या फिर हमको वो बनाना पड़ेगा, उसका हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऐसा अगर सिचुएशन आती है मार्केट में तो हमको कैसे सर्वाइव करना है। कॉम्पिटिटर कोई आता है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आता है तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आएंगे, ये भी तो हमारे लिए रिस्क है, तो हमको क्या करना है। वो अगर प्रोडक्ट लाइन गवर्नमेंट ने बंद ही कर दी तो
हमको कोई अदर ऑप्शन है क्या, ये भी हमको देखना है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी का एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल रेशियो। अभी ये क्या किया हमने, छोटी छोटी बातों को डिटेल में हमने समझ लिया, उसको एनालिस किया। क्या है, एक बहुत ईजी था, तो अभी हमने उसको देख लिया। अभी हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं हमारे, जो एक्सटर्नल इश्यूज है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये हमको पता है। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिबर्टी है, ठीक है। नेपोटिज्म यहाँ पे है, नेपोटिज्म बोलो या फिर मोनोपोली बोलो, मोनोपोली यहाँ पे है। ये इकोनॉमिक सिस्टम में मोनोपोली भी है और फेवरेटिज्म भी है। तो आप कौन से इकोनॉमी में, या फिर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है, पुअर है, अच्छी है, अनसर्टन है, स्टेबल है, ग्रोइंग है, इमर्जिंग है, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम है। आप कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में बिजनेस कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। भारत में बिजनेस करना अच्छी बात है, लेबर आपको सस्ते मिलेगा, इमर्जिंग है बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना अच्छी भी बात है। अभी उसके बाद स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के कैसे स्टेजेस है वो हमको जानना पड़ेगा। द जनरल ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। देखो ये जनरल ट्रेंड जो बोला है नेशनल इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, प्राइसेस का, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये मैक्रो लेवल पे हम देखेंगे कौन से पीरियड में मंदी आती है, कौन से पीरियड में तेजी आती है। जैसे रियल एस्टेट में हमने देखा कि एकदम मंदी चल रही थी, अभी भी मंदी चल ही रही है, कुछ कुछ रीजन में अभी वो तेजी आ रही है उसमें। तो ये देख करके हमको उतरना पड़ेगा उस बिज़नेस में। लोगों का इनकम देखना पड़ेगा। अगर आपके लोगों के पास में पैसे नहीं रहेंगे तो आप रियल एस्टेट का बिजनेस चालू करके करोगे क्या, कोई खरीदने वाला तो होगा, खरीदने वाला लगेगा आपको। तो ये बात हमको देखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे है, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, मॉनेटरी, फिजिकल, प्राइस, फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन। ये फॉरेन ट्रेड पे भी देख लो, अभी ये जो चाइना का इशू चल रहा है हमारा, तो उस वजह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, जैसे कुछ पीरियड पहले क्या किया था, चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था। एक कस्टम एक्ट जो है, कस्टम में एक वो पार्ट है अलग जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाते हैं। जैसा चाइना क्या करता है कि उसका पूरा माल डंप करता है अपने कंट्री में बल्क में, तो वो डंप करने की वजह से क्या होता, बहुत सस्ते में हो जाता। तो वो सस्ता चाइना का प्रोडक्ट हो गया और हमारा तो महंगा बिकेगा, तो हमारे लोगों से कौन खरीदेगा। तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लेते हैं ताकि उस चाइनीज़ प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ जाए और वो हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसके एक लाइन में आ जाए। तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके उसके और अपने प्राइजेस सेम कर लिए। तो वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ही एक पार्ट था, ऐसा भी आप बोलो, या फिर फॉरेन ट्रेड का एक रूल बोलो। तो ऐसे ही कस्टम का एक वो पार्ट है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होती है, वो पॉलिसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अभी लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बहुत सारे अनाउंस कर दिए है, कोलेटरल फ्री आपको लोन मिलेंगे, आपके जो बैड डेट्स अकाउंट्स है उसके लिए एक सेपरेट पैकेज घोषित कर दिया, IPF के लिए घोषित कर दिया, TDS के लिए घोषित कर दिया। बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए। हमको नहीं पता कि वो एक्चुअली कितने इम्प्लीमेंट होते हैं, होने चाहिए, अगर हुए तो वो अच्छी बात है। तो वैसे ही पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसका हम एनालिसिस मैक्रो एनवायरमेंटल। तो वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर कैसे काम करता है, मतलब बैंक्स मान लो या फिर NBFCs पकड़ लो या प्राइवेट फाइनेंसर्स पकड़ लो, ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर का वर्किंग कैसा है ये भी हमको एनवायरमेंटल फैक्टर में समझना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट कैसा है ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई बैंक फाइनेंस देने से मना करे तो आपके पास में कोई सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, वो भी तो आपको एक एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो इसलिए है वो कि एनवायरमेंटल फैक्टर में वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी फेवरेटिज्म की बात की है, हमने अभी नेपोटिज्म की बात की है, हमने अभी मोनोपोली की बात की है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ही है। तो ये ट्रेड यूनियंस भी वैसा ही बात है कि ट्रेड यूनियंस कैसे है ये भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बिज़नेस सेटअप करेंगे और वहाँ पे ऐसा अगर कुछ यूनियन का प्रॉब्लम हुआ तो वो एक हो गया, प्रोड्यूसर्स का यूनियन मान लो, उसके बाद में कंज्यूमर्स की यूनियन, तो इसका भी हमको स्टडी करना पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में, क्योंकि ये सारी बातें आपके बिज़नेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसलिए इसका नॉलेज, इसकी जानकारी हम तो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम पॉइंट देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर आपका स्टेबल है तो आपका बिजनेस ठीक चलेगा। अगर पॉलिटिकल
एनवायरनमेंट आपका अनस्टेबल है तो हो सकता है पॉलिसीज चेंज हो, आपके बिजनेस को भी अफेक्ट पड़े, या गवर्नमेंट के भी डिसीजंस अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रहा तो डिले होंगे तो आपके बिजनेस पे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोशल का भी वैसा ही है। तो ये हमको मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर में देखना पड़ेगा। बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर, एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स, इट शुड फाइन ट्यून इट्स पॉलिसीज टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट्स। समझ गए? तो इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारी बातों का हमको एक नॉलेज प्रॉपर लेना पड़ेगा, एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। उसी के बाद हमने बिज़नेस चालू करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है और ऐसा इस बुक को भी लगता है। तो इसमें हमने स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आज देखा। तो स्कोप में क्या, स्कोप को हमने स्टडी करने के लिए 2 पार्ट में देखो ध्यान में रखने हैं तो एकदम ईजी है, उसमें कोई हार्ड है ही नहीं। स्कोप देखना है। स्कोप कैसे देखना है, एक इंटरनल देखो एक एक्सटर्नल देखो। इंटरनल मतलब माइक्रो देखो, एक्सटर्नल मतलब मैक्रो देखो। तो इंटरनल में माइक्रो में हम क्या क्या देख रहे हैं तो ये हमने देख लिया अभी। वैसे ही एक्सटर्नल में क्या क्या देखना है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ऐसा करके हम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को अभी देखा है। ऐसा करके हमारा पहला यूनिट आज ख़त्म हो गया। तो पहला यूनिट की एक बार समरी देख लेते पूरी पहले से। तो समरी में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पार्ट देखा था। कितने मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में हमारी समरी पूरी हो जाएंगी। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड था ओकोनोमिया, उसका मीनिंग था हाउस होल्ड, और इसलिए वो वैसा नाम बना था। और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उसके बाद में हमने वो एग्जांपल लिया था कि बर्थडे होता है आपका, तो बर्थडे में आपको पैसे मिले, आपको कैसे उसका यूटिलाइजेशन करोगे। उसके बाद में हमने फंडामेंटल फैक्टर्स देखे थे, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद में ये बहुत सारा थ्योरी पार्ट देखा था, इसका मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमने मीनिंग देखा था बिज़नेस इकोनॉमिक्स का, तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है वो हमने देखा। उसके बाद में ये एग्जांपल लिया था, फूड इंडस्ट्री में है, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में, तो ये क्वेश्चंस हमने देखे थे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो थी कि कैसी है वो हमने देखा। नेचर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स देखा, माइक्रो है मैक्रो है, और माइक्रो कैसा होता है मैक्रो कैसा होता है। उसके बाद में बिज़नेस इकोनॉमिक्स का एक्चुअल नेचर, तो साइंस है, आर्ट्स है, प्रैग्मेटिक है। उसके बाद में नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद वो अलग अलग फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है वो। उसके बाद हमने देखा स्कोप इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने देखा कि डिमांड का एनालिसिस। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोडक्शन और कॉस्ट, इन्वेंट्री देखा था, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा था, रिसोर्स का एलोकेशन, कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल में कैसा है, तो उसमें आपकी इकोनॉमिक सिस्टम आ गई, आपका बिजनेस आ गया, आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए, आपकी ट्रेड यूनियंस आ गए, फाइनेंशियल सेक्टर आ गया, आपका सोशल आया, पॉलिटिकल आया। तो ऐसा करके हमने आज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये पूरा चैप्टर हमने ओवर कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ गया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ो। कुछ क्वेरी रही तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लो, या फिर आप कमेंट में पूछो, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करो या टेक्स्ट मैसेज करो, लेकिन पढ़ो। तो ऐसा करके हमारा पहला यूनिट आज ख़त्म हो गया। होमवर्क तो आपके लिए ऐसा भी कुछ है नहीं। होमवर्क इतना ही है कि इस सब को पढ़ लो और ध्यान में रखने की कोशिश करो। बहुत इजी है। पूरे यूनिट का हम एक छोटे से वीडियो में पूरे यूनिट का हम समरी देख लेंगे। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, बाय।